हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यू। आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैं बाहर देश के कई प्रतिष्ठित और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन करता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। पीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 इंटरव्यू दिया। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंधित पर कटिंग हो, क्लास टाइम टेबल होता है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके एज होके क्लास से संबंधित जो डॉट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। लाइव टेस्ट और क्विज का दिया जाता है और मेंस का दिया जाता है और इसके माध्यम से आपको अपनी प्रिपरेशन को डेली बेस के आधार पर जांचने का अवसर मिलता है। और तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है निर्धारित समय के पीछे और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और फिर ये जो सिलेबस होता है बॉटम टू टॉप अप्रोच और यूपीएससी के पैटर्न डिमांड के अनुसार। चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के प्रीलिम से संबंधित है, जो मेंस के एग्ज़ाम से संबंधित है और जो इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। साथ अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी का जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है। एक है प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन, दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 49,500 रुपया है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 72,000 का है। यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। अब 24 मंथ का जो आपको प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है ये 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 72,500 का, मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 1,60,000 का है। यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। अब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 95,000 प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। ये चारों चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स में भी मिलता है। तो फिर आप पूछेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या एक्स्ट्रा मिलता है। आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर मिलता है और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई। सिविल सर्विस की जो जर्नी होती है उसमें एक प्रबुद्ध मार्गदर्शक, कुशल मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो समय समय पर आपको बताते रहे कि आपके द्वारा लिखे गए कंटेंट कितने रेलिवेंट हैं, कितने एग्जाम के पैटर्न के अनुरूप है और आपको सही मार्गदर्शन मिले, इसके लिए कोच की जरूरत होती है, डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तीसरा, आप ऑप्शनल पेपर का अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर का अलग से सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का जो सब्सक्रिप्शन 6,500 का है और मेरा रेफरल कोड शंकर वाई पर 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन 24,750 में प्राप्त होगा। और आज से
आज से मैंने ऑप्शनल पेपर की शुरुआत की है। इसका समय जो होगा वो 2 PM है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर की मैंने शुरुआत की है। ये अभी यूट्यूब चैनल पर है, मैं टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर देता हूँ। आप वहाँ से ज़रूर आएँ। ये भी जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर की क्लास शुरू हुई है, फ्री है, आप इसको वॉच कर सकते हैं। तो अब अनअकैडमी के द्वारा जो कॉम्बाट की शुरुआत की गई, आप उसमें रोल करके पार्टिसिपेट करते हैं कर सकते हैं और बहुत सारे ऑफर प्राइजेज जीत सकते हैं। ये जो कंटेस्ट फॉर्मेट है, इसमें 45 मिनट का है, 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बाट्स है, 6 सेक्शन है, इसमें रिलेटिव स्कोरिंग है और अल्टरनेट संडे को होती है। आप पार्टिसिपेट करके अपना कंट्रीब्यूशन करके प्राइज जीत सकते हैं। अब 2021 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जो 6 मंथ बच गए हैं, अकेडमी के द्वारा कई सारे कोर्सेज की डिज़ाइन की गई, शुरुआत की गई है। इसमें एक कोर्स की शुरुआत हुई है 21 दिसंबर को। का हाईलाइट जो है वो फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा। टॉप एडुकेटर आपका मार्गदर्शन कर लेंगे। फिल्म टेस्ट सीरीज एनालिसिस का साथ होगा। पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डॉट सेशन और फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन आपका साथ कराया जाएगा। और साथ ही लॉन्ग टर्म के अप्रोच के हिसाब से 2021 के लिए 21 दिसंबर को, फिर 2022 के लिए भी 21 दिसंबर को और 2023 के लिए भी 21 दिसंबर को कई सारे कोर्सेज शुरुआत हुए हैं। तो आप इसमें से किसी में भी सब्सक्रिप्शन लेके अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है फिर से हाइक करने वाला है। तो आप जितना जल्दी हो, आप जल्दी जो प्लान बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने का वो ले लें, ताकि अभी जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसी पर आपको मिल जाए। तो फिर कुछ दिनों के बाद आपको बढ़े हुए कोर्स लेना होगा। तो और मैं प्रत्येक दिन 7 AM में क्लास लेता हूँ, स्पेशल क्लास। प्रत्येक दिन ये 7 AM में स्पेशल क्लास होती है और इस स्पेशल क्लास में हम पॉलिटी की क्लास लेते हैं और दूसरा इसमें जो ज्योग्राफी की मैपिंग की क्लास होती है अल्टरनेट करके हिसाब से। और अभी एंशियंट हिस्ट्री का जो MCQ का सेशन है जो 2021 का प्रीलिम्स है, उसी पर फोकस कार्यक्रम है। प्रत्येक दिन 7 AM को होती है, आप लोग इसको ज्वाइन करें। तो आज का जो सेशन है, सांप्रदायिकता का उत्थान और देश का विभाजन, ये सेशन जो होगा एक मैराथन सेशन के रूप में होगा। और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जो रिकॉर्डेड सेशन मध्यकालीन भारत का है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। में ये सांप्रदायिकता का उत्थान और देश का विभाजन एक टॉपिक के रूप में हमने लिया है, ताकि थोड़ा सा आपका टेस्ट चेंज हो जाए। कंटिन्यू आप मेडेबल इंडिया को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट आपका कम हो गया। तो टेस्ट को बदलने के लिए, एक नई रुचि पैदा करने के लिए 2 वीडियो इस पर आधारित होगा। तो आप देखेंगे, नोट्स बना लेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जी के हिसाब से भी, ऑप्शनल पेपर के हिसाब से भी और जीएस के लिए तो ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक। भारत के समसामयिक वातावरण को समझने के लिए भी ये जरूरत है। तो ये इतिहास का टॉपिक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसका पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिटी से खास कोई रिलेवेंसी नहीं है, हम इतिहास के पर्सपेक्टिव से इस पर चर्चा करेंगे। तो आपका जो मेडाबल इंडिया का कोर्स है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। बीच में 2 क्लास ये होगा, 2 रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, तीसरा रिकॉर्डेड वीडियो फिर से हो जाएगा। हमें भी उसका प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो हम बीच में 2 दिन आपसे इसलिए समय ले रहे हैं ताकि हम उस 2 दिन में फिर से उस एनसीईआरटी को अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें, आप तक एक सॉलिड कंक्रीट मटेरियल पहुंचा सके। इसलिए 2 दिन का आप लोगों से समय ले रहे हैं। तब तक इस दोनों वीडियो को देख के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और तीसरे वीडियो में फिर से हम आपके पास मध्यकालीन भारत में आ जाएंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले सांप्रदायिकता क्या है इसके बारे में जानेंगे। सांप्रदायिक विचारधारा की मान्यता क्या है, किस मान्यता पर यह आधारित आखिर शिक्षा मान्यता है वो, सांप्रदायिकता के विभिन्न चरण क्या होते हैं वो, सांप्रदायिकता के उदय और विकास का जो कारण है भारत में उसके बारे में जानेंगे, और स्वतंत्रता और देश का विभाजन। तो देश के विभाजन के कई सारे एस्पेक्ट होंगे, लेकिन एक एस्पेक्ट जो सांप्रदायिकता का, उस पर हम लोग चलेंगे, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आपका समय न लेते हुए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आखिर सांप्रदायिकता पर एक यदि हम फॉर्मेटिंग कर लें तो इस फॉर्मेटिंग के हिसाब से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़। तो जब भी सांप्रदायिकता पर फॉर्मेटिंग करते हैं, वैसे पीछे तो मैंने लिख ही दिया कि क्या क्या कवर होगा। तो पहले इसमें एक परिचय का सेक्शन होगा, परिचय। दूसरा इसमें सेक्शन होगा सांप्रदायिकता क्या है,
के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सांप्रदायिकता क्या है। फिर भारत में सांप्रदायिकता का जो चरण है वो हम लोग देखेंगे, सांप्रदायिकता का चरण। फिर इसमें सांप्रदायिकता का कारण हो जाएगा और कारण के साथ साथ कैसे ये विकास करते जाता है, कारण और विकास हो जाएगा। और फिर देश के पार्टीशन के में योगदान, देश के विभाजन, क्योंकि मूल रूप से सांप्रदायिकता के ही आधार पर देश के विभाजन का कारण ये देखेंगे। और फिर हम लोग लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन भी निकालेंगे। इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़े। तो सबसे पहले चरण में जाएंगे तो यहाँ भी इसको थोड़ा सा हम और सेंस कर देंगे कि भारत में सांप्रदायिकता को 3 चरणों में बांट कर देखा। एक है जिसको हम लोग कहते हैं उदार सांप्रदायिकता का चरण, उदार सांप्रदायिकता का चरण, सांप्रदायिकता, उदार सांप्रदायिकता का चरण। और ये जो उदार सांप्रदायिकता का चरण है, बेसिकली भारत में जब से सांप्रदायिकता की यानी कि 1880 के दशक से शुरू होती है और आप मान के चल सकते हैं कि जो 1905 तक का समय है, यहाँ तक ये उदार सांप्रदायिकता के चरण में चलता है। दूसरा जो चरण है इसका मॉडरेट कहेंगे, यानी कि जो ना तो बहुत ही उग्र है और ना ही बहुत ही नरम है। तो मॉडरेट, मॉडरेट सांप्रदायिकता का, मॉडरेट सांप्रदायिकता का चरण हो जाएगा सांप्रदायिकता का चरण। और ये जो मॉडरेट सांप्रदायिकता का चरण है तो हम बेसिकली 1906 से लेके 1935 तक के समय को ले सकते हैं तो मॉडरेट चरण में। और फिर तीसरा जो होता है उसको कहते हैं उग्र सांप्रदायिकता का चरण। उग्र सांप्रदायिकता का जो चरण है ये जो है बेसिकली एक तरीके से 1935 से लेके जो 1947 तक का हो जाए। देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस तरीके का विभाजन किसी इतिहासकार ने नहीं, हम लोग इतिहास को समझने के लिए और हमारी जो समझ बनती है उस पर हमने आपको सही तरीके से आप इसको समझ के हमने बताया। और वैसे है भी 3 तरीके का चरण है तो उस पर आप देखेंगे कि आ ही जाएगा, 3 चरण फिट हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मेटिंग याद में रखनी है। और कारण और विकास तो कई काफ़ी सारे पॉइंट है तो इस पॉइंट को यहाँ पर आउट करना संभव है नहीं, तो इस पर धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। तो एक सांप्रदायिकता का चरण होगा जो उदार सांप्रदायिकता का। आप ये काल याद रखेंगे कि जब हम लोग 1905 तक के काल में पहुंच जाएंगे तब आप समझ जाएंगे कि अब उग्र ये नरमपंथी सांप्रदायिकता का चरण समाप्त हो चुका है। हम मॉडरेट यानी कि ना तो नरम ना ही उग्र, बीच वाले अवस्था में आ चुके हैं। तो 6 से लेकर 1935 और फिर उग्र 1935 के बाद का जो समय है वो उग्र सांप्रदायिकता काफी जो है सो फ्रिक्वेंटली तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुआ। पर तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि परिचय लेंगे और परिचय के बाद सांप्रदायिकता क्या है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, भारत के संदर्भ में इसकी क्या मान्यताएं रही है, इस पर हम लोग करेंगे। तो जब भी आपको परिचय लेना हो तो परिचय में सबसे पहले 2 3 4 पॉइंट जो यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला कि भारत में जो सांप्रदायिकता है, यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि जो हम लिखने जा रहे हैं उस पर हम आगे भी कि भारत में सांप्रदायिकता का जो उदय हुआ ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सांप्रदायिकता का जो उदय हुआ भारत में शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध का अर्थ हुआ 1850 के बाद। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में दो शक्तियां कह सकते हैं कि आप समानांतर रूप से विकसित, दो शक्तियां समानांतर रूप से विकसित हो शक्तियां समानांतर रूप से विकसित हो रही, रूप से विकसित हो रही। दो शक्तियां जो समानांतर रूप से विकसित हो रही थी तो उसमें एक शक्तियां थी जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जो आधुनिक राष्ट्रवाद की कल्पना है वो भी हम लोग मानते हैं कि 1857 की क्रांति और उसके बाद जो है सो भारत में तेजी से आधुनिक राष्ट्रवाद जो है सो विकसित होना शुरू हुआ राष्ट्रवाद। और ठीक इसके समानांतर जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सांप्रदायिकता का विचार है वो भी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जितनी तेजी से राष्ट्रवाद की लहर फैली थी उतनी तेजी से सांप्रदायिकता नहीं, लेकिन एक पैरेलल शक्ति के रूप में उभरना शुरू हुआ था। जब हम कारणों पर चर्चा करेंगे
आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये पैरेलल शक्ति के रूप में उभरना शुरू। और जब ये पैरेलल शक्ति के रूप में उभरना शुरू हुआ था, तो इसके कारण हुआ कि जब ये दोनों शक्तियां उभरी और खासकर सांप्रदायिकता का जब उद्भव और विकास होना शुरू हुआ, तो इसके कारण क्या हुआ? तो 3 पॉइंट तो सभी जानते हैं। सबसे पहला तो हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर था, क्योंकि इसका जो नेचर था वो कमजोर करने वाला ही था। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसके कारण कमजोर पड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ा इसके कारण। और न केवल राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ा, बल्कि आगे चलकर 1947 में देश के विभाजन का कारण भी, देश के विभाजन का कारण भी बना। तो इस तरीके से विभाजन का कारण बना। तो इस तरीके से सांप्रदायिकता का जो परिचय जब आपको लिखना, इसी तरीके से ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की घटना है भारत में। इसका अर्थ है कि आधुनिक घटना है। और दो शक्तियां समानांतर रूप से उस समय विकसित होनी शुरू। एक शक्तियां राष्ट्रवाद की, दूसरी शक्तियां सांप्रदायिकता की थी। और सांप्रदायिकता के विकास के कारण क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय विचारधारा को ये कमजोर किया और 1947 में देश के विभाजन का कारण भी। अब ये जो सांप्रदायिकता का भारत में उदय हुआ था, यहाँ पर मैं यहीं पर आपको एक लाइन और चर्चा कर देना होगा। इसके उदय के तो कारण कई सारे थे, के उदय के कारण कई सारे थे, लेकिन सांप्रदायिकता के उदय के वास्तविक कारण यदि हम लोग कहेंगे कि इसके लिए जो आर्थिक आधार है, यानी सांप्रदायिकता के उत्पन्न के लिए जो आर्थिक आधार है, पहला पॉइंट, सांप्रदायिकता के उत्पन्न होने के लिए जो राजनीतिक आधार है, आर्थिक आधार हो गया, राजनीतिक आधार हो गया, जो नैतिक आधार है, ये तीनों जो है ये ब्रिटिश शासन के दौरान मिले थे, यानी औपनिवेशिक प्रणाली से प्राप्त हुआ था। औपनिवेशिक प्रणाली से प्राप्त हुआ था। अर्थ है कि सांप्रदायिकता जो है वो बेसिकली क्या है? औपनिवेशिक शासन प्रणाली की देन है, ब्रिटिश शासन प्रणाली की देन है। और इसका आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार, नैतिक आधार, इवन की सामाजिक और धार्मिक आधार भी यहाँ पर था, क्योंकि भारतीय समाज में इससे पहले सांप्रदायिकता का हमें कहीं भी प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। इसका हम आपको उदाहरण देते हैं। इससे पहले हमारे यहाँ सांप्रदायिकता नहीं था, उसका सबसे पहला हो जाएगा, या कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मध्यकाल में सांप्रदायिकता थी या नहीं थी। तो सबसे पहला तो पॉइंट यहाँ पर यही हो जाएगा कि हमारे यहाँ अंग्रेजों के आने से पहले 1857 से पहले सांप्रदायिकता जैसी कोई चीजें नहीं थी। इसका सबसे पहला तर्क है, जो ब्रिटिश इतिहासकार भी मानते हैं, कि 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधे मिलाकर क्या किया था? अंग्रेजों की सरकार, मुसलमानों ने कंधे से कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। और जाहिर सी बात है कि जब दोनों एक साथ लड़े थे, एक ये इसका उदाहरण है, ब्रिटिश सरकार भी इसको मानते हैं। दूसरा कि चाहे वो विद्रोही कोई भी हो, हिंदू धर्म से मानने वाले हों या फिर मुसलमान धर्म, सभी ने एक मत से बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया था। बहादुर शाह जफर को जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया था, शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया था। ये भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जो बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया गया, कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष किया, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। और तीसरा इसका और प्रबल प्रमाण है कि 1857 के बाद अंग्रेजों के द्वारा जस्टबाज, कई सारे अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र बताया है अंग्रेजों पे। उसके बाद क्या होता है कि बहावी विद्रोहियों को काफी तेजी से दमन किया जाता है। बहावी विद्रोही को काफी तेजी से दमन किया जाता है, काफी तेजी से इनका दमन किया जाता है बहावी विद्रोह का। तो पहले इनको लगा कि इनके द्वारा षड्यंत्र किया गया है, तो बहावी विद्रोह का तेजी से दमन करते हैं 1860 के दशक। लेकिन चौथा, जब धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने लगता है, तो उसी मुसलमान के क्लास को, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में केवल दिल्ली में ही 25,000 से आसपास मुसलमानों की हत्या की गई थी,
वहाबी विद्रोह को इन्होंने काफी तेजी से दबाया था। अब उसी ब्रिटिश सरकार के द्वारा अब उसी मुसलमान को जिसको वो काफी दमन किया था उन्होंने, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि उस समय जैसे जैसे 1860 के बाद के उत्तरार्ध का समय निकलता जा रहा था, भारत में राष्ट्रवाद की लहर अंगराइयां ले रही थी, एक नवीन विचारधाराएं आ रही थी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की बीजारोपण की तैयारी चल रही थी। तो ब्रिटिश सरकार भी इस चीज को भांप गया था। उसको लग रहा था कि इसके काउंटर के रूप में हमारे पास कोई शक्ति होनी चाहिए, तो इस उठते हुए राष्ट्रवाद की लहर को रोकने का काम करे। तो धीरे धीरे उसने क्या किया कि मुसलमानों को अपनी ओर खींचना शुरू किया और मुसलमानों के लिए अपने को हितैषी के रूप में प्रस्तुत किया। ये चार तर्क तो आपके पास ये है मजबूत, जो आप बता सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले किसी भी प्रकार के सांप्रदायिकता की कोई चीज नहीं थी। ये एक आधुनिक विचारधारा है जो अंग्रेजों की देन है। एक दूसरा है कि इसी से आप जाएंगे कि कुछ कहते हैं कि मध्यकाल में भी जब आप जाकर खोजेंगे तो मध्यकाल में भी हमारे यहाँ सांप्रदायिकता जैसी कोई चीजें मिलती नहीं। मध्यकाल में भी सांप्रदायिकता जैसी कोई चीजें नहीं। हालांकि धर्म के नाम पर या धर्म का सहारा लेकर कुछ शासकों ने भी धर्म का सहारा लिया था, शासकों के द्वारा भी लिया गया था, और जो कुछ विद्रोही थे उनके द्वारा भी क्या किया गया था, धर्म का सहारा लिया गया था। लेकिन इन लोगों ने जो धर्म का सहारा लिया था उसका कोई सांप्रदायिकता के भावना से वो नहीं था, बल्कि तत्कालीन लाभ के उद्देश्य से था, कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए इस उद्देश्य से किया जाता था। अन्यथा यदि मुसलमान शासक थे, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि समस्त शासक मुस्लिम थे और शासित जनता थी, शासित हिंदू, ऐसा कुछ नहीं था। शासित में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। यदि शासक के प्रशासन से जनता पीड़ित थी, एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए, हिंदू जनता भी पीड़ित थी और मुसलमान जनता भी पीड़ित थी। कर का बोझ जो हिंदू जनता के ऊपर था, वो कर का बोझ किसके ऊपर था, मुसलमानों के ऊपर भी, बराबर की बात थी। तो इसलिए मध्यकाल में हम बेशक भारत जाति के आधार पर बटा था, संप्रदाय के आधार पर बटा था, धर्म के आधार पर भी विभाजन देखने को मिलता है, लेकिन धर्म के आधार पर सांप्रदायिक विचारधारा का हमें लेस मात्र भी नहीं होता है। तो बिल्कुल सांप्रदायिकता जब भी आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए, किसी एग्जाम में आपको लिखना हो, तो बिल्कुल आप वहां पर कहेंगे अपने पोलाइटली भाषा में तर्कों के साथ रखते हुए कि सांप्रदायिकता किस तरीके से मध्यकाल में उपस्थित नहीं था, इसका आप तर्क देंगे, और किस तरीके से आधुनिक चीजें जो ऊपर का चार तर्क है वो आप पोलाइटली रखेंगे। ये चीजें बताता है कि सांप्रदायिकता आधुनिक देन है। तो दो चीजें आप समझ गए हैं इसमें, जो मैंने फॉर्मेटिंग बनाया था उसमें आप दो चीज समझ गए हैं। एक तो परिचय इसका समझ गए हैं, और दूसरा किस तरीके से मध्यकाल में नहीं था, ये आधुनिक चीजें हैं वो। अब हम सबसे मूल अर्थ समझते हैं कि आखिर सांप्रदायिकता क्या है और किस तरीके से ये राष्ट्र विरोधी भावना है, किस तरीके से विखंडीकरण और अलगाववाद को प्रोत्साहन देता है, किस तरीके से इसमें चीजें होती है, उस पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो ध्यान से आप इसको समझेंगे। तो सबसे पहले पहले से ही हम लोग चलते हैं कि क्या है नहीं है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले सांप्रदायिकता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले अब एक हेडिंग बनाएंगे कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता क्या है में सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही रखेंगे कि सांप्रदायिकता जो है एक आधुनिक विचार है। भारत के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये एक आधुनिक विचार है, पहला पॉइंट आधुनिक विचार है। दूसरा, आधुनिक विचार कैसा है, तो बेसिकली यह धर्म पर आधारित एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है। राजनीतिक धर्म पर आधारित एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है। धर्म पर आधारित एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है, ये आपको ध्यान में रखना। आधुनिक विचारधारा है,
धर्म पर आधारित एक राजनीतिक और सामाजिक विचार धारा है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि सांप्रदायिकता की जब भी बात होती है तो धर्म के आधार पर ही एक धर्म को इसमें अलग किया जाता है और क्या इसकी मान्यता है वो आगे आएगा तो समझ जाए। दूसरा, तीसरा, सांप्रदायिकता की मान्यता क्या है वो आप देखेंगे। सांप्रदायिकता की जो मान्यता है इसको 3 चरण में परिभाषित कर। सांप्रदायिकता की मान्यता को 3 स्टेज में आप रख सकते हैं। एक इसका प्रथम चरण होता है जो मॉडरेट चरण मैंने कहा था, जो धर्मपंथी चरण होता है सांप्रदायिकता का, वो होता है। तो प्रथम चरण में होता है कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले, किसी भी क्षेत्र में, तो मैं लिखूंगा किसी भी क्षेत्र में रहने वाले, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले एक धर्म के लोगों के, समान धर्म के मानने वाले, समान धर्म को मानने वाले लोगों के, मानने वाले लोगों के पार्थिव हित समान हो, लोगों के पार्थिव हित समान हो, पार्थिव हित समान हो। यहाँ पर पार्थिव एक शब्द है लेकिन इसका अर्थ है, इस पार्थिव हित का अर्थ होता है कि उनका जो राजनीतिक हित होता है वो, उनका जो सामाजिक हित होता है वो, का जो आर्थिक हित होता है वो, इसका इसका अर्थ यहाँ पर ये है। तो प्रथम चरण में सांप्रदायिकता यह मानती है कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उसमें जो समान धर्म को मानने वाले लोग, जैसे कि एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर मुसलमान धर्म के लोग रह रहे हैं, मिश्रित करके यहाँ पर ईसाईयन रह रहे हैं, यहाँ पर जैन रह रहे हैं, यहाँ पर बौद्ध रह रहे हैं। तो इसमें जो हिंदू धर्म के लोग हैं इनके अपने पार्थिव हित होते हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी हिंदू लोग हैं इन सभी हिंदू लोगों के पार्थिव हित समान होते हैं, ये मानना है। उसी तरीके से जो भी यहाँ पर बौद्ध हैं तो इनके अपने पार्थिव हित समान होते हैं। इसी तरीके से जो मुसलमान है यहाँ का रहने वाला, उनका भी अपना पार्थिव हित क्या होगा, समान। यानी कि सभी धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, एक धर्म को मानने वाले लोग, जैसे डिफरेंट धर्म है तो उस धर्म के अंतर्गत जो मानने वाले लोग हैं उनके पार्थिव हित समान होते हैं, यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हित समान होते हैं। सपोज दैट यदि इस क्षेत्र में रहने वाले, जो एक उदाहरण के लिए मैंने लिया है तो इसको और बेहतर तरीके से समझ लिया जाए कि इस क्षेत्र में रहने वाले हिंदू यदि 500 हैं, इन 500 हिंदुओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित समान होंगे। इसका अर्थ ये हो, यहाँ पर यदि 200 बौद्ध है तो इनके जो पार्थिव हित अर्थात राजनीतिक, सामाजिक हित होंगे वो एक समान होंगे। इसी तरीके से यदि 100 जैन है, इस 100 जैनों का राजनीतिक, पार्थिव हित समान होगा, आर्थिक हित। ईसाई है 50 तो इनके भी राजनीतिक, आर्थिक हित, सामाजिक हित समान होंगे। और मुसलमान 400 है तो इनके भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित समान होंगे। प्रथम चरण में ये मान्यता है सांप्रदायिकता की। जब यही सांप्रदायिकता द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाती है, द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में क्या होता है, तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में दिला दूं कि जो भारत में नरमपंथी सांप्रदायिकता का चरण है, जो मैंने 1880 से लेके 1905 तक, वो प्रथम चरण वाली जो परिभाषा उस पर फिट बैठेगा जब हम विश्लेषण करें। द्वितीय चरण में सांप्रदायिकता ये कहती है कि क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के, क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में रहने वाले, क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के, क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के समान धर्म, समान धर्म के मानने वाले लोगों के, समान धर्म के मानने वाले, मानने वालों के पार्थिव हित अलग अलग होते हैं। पार्थिव हित दूसरे धर्म के मानने वालों से अलग होते हैं, दूसरे धर्म के मानने वालों से अलग होते, मानने वाले से अलग होते, मानने वाले से अलग होते हैं। अब परिभाषा के तौर पर आप देख रहे हैं कि प्रथम परिभाषा थोड़ा सा नरम दिख रहा है,
लेकिन दूसरे चरण की परिभाषा थोड़ी कठोर दिख रही है। क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के जो समान धर्म के मानने वाले होते हैं उनके पार्थिव हित दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों से अलग अलग होते हैं। यानी कि यदि अब इस क्षेत्र पहले तो मान्यता यह थी कि सबके पार्थिव हित एक धर्म के मानने वाले लोगों के पार्थिव हित समान है। अब यहाँ पर है कि यदि एक ही क्षेत्र में 5-6 धर्म के मानने वाले लोग हैं तो हर एक धर्म के लोगों का जो पार्थिव हित होता है अलग अलग होता है। यानी कि हिंदू धर्म का पार्थिव जो रहने वाले होंगे उसका कुछ अलग होगा, मुसलमान का पार्थिव हित कुछ अलग होगा, जैनिज्म का पार्थिव हित कुछ अलग होगा, ईसाइयों का पार्थिव हित कुछ अलग होगा, और जितने भी धर्म के मानने वाले लोग होंगे सबके पार्थिव हित अलग अलग होंगे। यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हित उनके अलग अलग होंगे। ये इसकी मान्यता है दूसरे चरण। और जब यही सांप्रदायिकता, तो जो आप द्वितीय चरण जो भारत में मैंने 1905 से लेकर लगभग 1935 तक रखा है, कुछ पहले तक भी रखा जा सकता है, क्योंकि जब असहयोग की समाप्ति होती है भारत में तो असहयोग के बाद भारत में सांप्रदायिकता तेजी से पूरे चरण की ओर बढ़ती। तो तीसरे चरण में, या जब यह तीसरे चरण में सांप्रदायिकता पहुंच जाती है तो तीसरे चरण में पहुंचने पर इसकी जो मान्यता है सांप्रदायिकता की, वो क्या मान्यता है वो आप ध्यान दीजिए। तीसरे चरण में मान्यता है कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के पार्थिव हित ना केवल अलग अलग होते हैं, पार्थिव हित ना केवल, यानी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पार्थिव हित ना केवल भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, जो दूसरे दौर में है। पार्थिव हित ना केवल अलग अलग होते हैं बल्कि इसमें टकराव भी होने लगता है, बल्कि इसमें टकराव होने लगता है। और जाहिर सी बात है कि जब टकराव होने लगेगा, टकराव होने लगता है, और जाहिर सी बात है कि जब टकराव होने लगता है तो इसी का आउटपुट आएगा। जब हित टकराएगा तो यही सांप्रदायिकता का आउटपुट होगा, सांप्रदायिक दंगे, जो हमें तीसरे चरण में स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। नोआखोली, बिहार, बंगाल, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, सब में बड़े पैमाने पर दंगे होते हैं, वो आप इस डिफिनेशन पर फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सांप्रदायिकता को क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो इसकी जो बेहतर समझ बनती है इसी आधार पर। सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यह एक आधुनिक विचारधारा है जो पहले के डिस्कशन से भी क्लियर है। धर्म पर आधारित एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है। तीसरा, सांप्रदायिकता की जो मान्यता है वो 3 चरणों में इसकी मान्यता को समझा जा सकता है। प्रथम चरण में किसी भी क्षेत्र में रहने वाले समान धर्म को मानने वाले लोगों के पार्थिव हित समान होते हैं। पार्थिव हित का अर्थ है तो उनके राजनीतिक, उनके सामाजिक और आर्थिक हित समान हो। दूसरे चरण में कि उसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो समान धर्म के लोग हैं उनके पार्थिव हित दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों से अलग अलग होते हैं। यानी कि हिंदू का पार्थिव हित अलग होगा, मुसलमान का अलग होगा, जैन का अलग होगा, बौद्ध का अलग होगा, ईसाई का अलग, यहूदी का अलग, इस तरह। और तीसरे चरण में दूसरे चरण को लिंक करते हुए कि ना केवल पार्थिव हित अलग अलग होते, तो दूसरे चरण का ही डिफिनेशन है यहाँ तक, ना केवल पार्थिव हित अलग अलग होते हैं बल्कि पार्थिव हितों में टकराव भी होने लगता है। यानी कि उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हितों में टकराव होने लगता है। और जब दो संप्रदाय के बीच धर्म के आधार पर राजनीतिक तौर पर टकराव हो, सामाजिक तौर पर टकराव हो, आर्थिक तौर पर टकराव हो, वह किसका शक्ल लेगा? सांप्रदायिक दंगे का शक्ल। यानी कि सांप्रदायिक दंगा जो है सांप्रदायिकता का आउटपुट है, ये ध्यान में रखना। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया। जब तीसरे चरण में सांप्रदायिकता पहुंचेगी, जब 1935 के बाद ये काफी उग्र तौर में बढ़ता है आगे, तो फिर स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर भीषण सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं। तो इस तरीके से इसको समझने की जरूरत है। और जो अन्य मानता है, यह कुछ जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो सांप्रदायिकता में और कुछ अन्य चीजों को जोड़ते हैं। यह जोड़ते हैं कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं मानते। भारत को, जो सांप्रदायिक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं मानते, भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं मानते। सबसे ये नहीं मानते, ये एक बड़ी विडंबना है, राष्ट्र के रूप में नहीं मानते। और भारत को इस आधार पर ये लोग
विभिन्न धर्मों का एक संघ मात्र माना है। विभिन्न धर्मों का एक संघ मात्र, विभिन्न धर्मों का एक संघ मात्र माना है, विभिन्न धर्मों का एक संघ मात्र माना है। तो ये हो गई सांप्रदायिकता क्या है, इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। इस तरीके से आपको इसी तरीके से स्टेप वाइज 3 चरण में चलना है कि प्रथम चरण में इसकी क्या मान्यता है, दूसरे चरण में इसकी क्या मान्यता है और तीसरे चरण में इसकी क्या मान्यता है। अब जब सांप्रदायिकता क्या है, किस तरीके से ये डिफरेंट है, कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे कैसे अभी आगे बढ़ता है, उस पर हम लोग चलते हैं। तो अब आप एक हेडिंग बनाइए, भारत में सांप्रदायिकता के भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारण, भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारण, उदय के कारण धीरे धीरे अब हम लोग चल रहे हैं। तो एक जगह पर सभी पॉइंट को लिखना संभव नहीं है, काफी कई सारे पॉइंट आएंगे। तो इसमें हम हर एक पॉइंट को लेंगे और उसका वहीं पर हम लोग एनालिसिस करते चलेंगे कि आखिर सांप्रदायिकता के विकास का कारण क्या था, पर हम लोग चलते चले जाएंगे। तो सांप्रदायिकता के उदय और विकास के कारण की जब भी चर्चा होगी और उसमें जब भी आपको पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो ब्रिटिश सरकार की अर्थात जो अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति थी, वो सांप्रदायिकता का मूल। मैंने उत्पत्ति के समय भी बताया था कि ये भारत में नहीं था, अंग्रेजों के आने के साथ ही हुआ है, उसके बाद ही हुआ है। अंग्रेजों की बांटो, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की जो इनकी नीति, वह सांप्रदायिकता के विकास का सबसे प्रमुख, सबसे पहला कारण, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति। अब ये अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को क्यों अपनाया? आप देखिए कि भारत में सांप्रदायिकता लगभग 1880 के दशक से पनपना शुरू होता है और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। तो अचानक तो नहीं हुई थी, इसका अर्थ है कि यह तो भारत में एक संगठन के संगठित प्रयास देने का जो है सो बड़े पैमाने पर प्लेटफॉर्म बना था। जाहिर सी बात है, ये राष्ट्रवाद अब धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा चुका था और ये तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा। तो अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की जो नीति अपनाई थी, इसका सबसे पहला कारण क्या था कि जो राष्ट्रवाद का उत्थान हो रहा था, तो सबसे पहला कि राष्ट्रवाद के उत्थान को रोकना, राष्ट्रवाद के उत्थान को रोकना, इसका सबसे पहला उद्देश्य था उनका, राष्ट्रवाद के उत्थान को रोकना। फिर दूसरा, राष्ट्रवाद का उत्थान रोकने के साथ साथ भारत में अपने साम्राज्य को दीर्घजीवी बनाना, भारत में अपने साम्राज्य को दीर्घजीवी बनाना, भारत में अपने साम्राज्य को दीर्घजीवी बनाना, ये भी उनका उद्देश्य था। और जाहिर सी बात है कि यदि राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी तो इनका साम्राज्य दीर्घजीवी रहेगा नहीं, तो भारत में अपने साम्राज्य को दीर्घजीवी बनाना। और तीसरा कि देश के एकजुट राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना, देश के एकजुट एकजुट या एकता, जो इन कहेंगे एकता भावना को तोड़ना, भावना को तोड़ना। ये तीन उद्देश्य को लेकर अंग्रेजों के द्वारा बांटो और राज करो की नीति दी गई थी। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कैसे कैसे वो क्या करते हैं, और इससे आप देखेंगे कैसे सांप्रदायिक विचारधारा की शुरुआत होती है। सबसे पहले अब इसके लिए अंग्रेजों को द्वारा अपने इस लक्ष्य को, ये इनका गोल है, यहाँ पर भारत का विकास नहीं, इनका ये लक्ष्य है कि किस तरीके से साम्राज्य को दीर्घजीवी बनाए, कैसे यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करे, कैसे देश की एकता अखंडता को कमजोर कर दे। इसके लिए अब ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये ध्यान में देखने की जरूरत है। सबसे पहला, जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे जैसे राष्ट्रीय लहर काफी मजबूत होते जा रहा था, तो भारत में इन्होंने क्या किया कि अपने राजभक्त वर्ग बनाने शुरू किए। एक तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से बनाया था, फिर आप धीरे धीरे क्या करते हैं कि मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करते हैं, मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करते हैं, क्योंकि इनको लग गया कि जो
राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा है कांग्रेस के नेतृत्व में, और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है उसको यदि रोका नहीं गया तो भारत में राष्ट्रवाद की लहर काफी तेजी से बढ़ेगी। तो उसके पैरेलल एक शक्ति ये खड़ा करना चाहती है, इसलिए इन्होंने मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। उन्हीं लोगों को जिन्होंने 1857 के विद्रोह में खूब दमन किया था, जिनका ऐसे बहावी आंदोलनकारी जिनका बर्बरता पूर्वक दमन किया था मुस्लिम समाज से लोगों का, अब उन्हीं के साथ ये फिर से क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो राष्ट्रवाद की लहर देश में फैल रही थी कांग्रेस के नेतृत्व में, उस विचारधारा को कमजोर कर। फिर दूसरा क्या था कि राजनीति में दूसरा क्या रीजन था, क्या करता है कि राजनीति में सांप्रदायिक तत्वों का बीजारोपण। राजनीतिक में सांप्रदायिक तत्वों का बीजारोपण। राजनीतिक में सांप्रदायिक तत्वों का बीजारोपण। तत्वों का बीजारोपण। और राजनीतिक में सांप्रदायिक तत्वों का जो बीजारोपण करते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, आगे तो इस पर काफी डिटेल से चर्चा होगी। जो 1909 का मार्लो मिंटो सुधार है, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। के माध्यम से इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, और इस पृथक निर्वाचन के माध्यम से इन्होंने उस विष वृक्ष को, उस विषदंत को बेच दिया था, तो आगे चलकर फलता फूलता गया और 1947 में देश के विभाजन का कारण बन गया। इन्होंने राजनीति में क्या किया, सांप्रदायिक तत्वों का बीजारोपण करना शुरू किया। 1909 के एक्ट में उसको बेहतर तरीके से संसदीय प्रणाली से और कई तत्वों के माध्यम से करना शुरू। फिर भारत के लोगों को इन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों को इन्होंने धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया। भारतीय लोगों को इन्होंने भाषा के आधार पर बांटना शुरू किया। भारतीय लोगों को इन्होंने प्रांत के आधार पर बांटना शुरू किया। भारतीय लोगों को इन्होंने जाति के आधार पर बांटना शुरू किया। तो धर्म, भाषा, प्रांत, इसके आधार पर, भाषा के आधार पर भारतीयों को बांटने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है संयुक्त प्रांत और बिहार। ये एग्जाम्पल सब सेट करेंगे तभी आपका आंसर मजबूत है। संयुक्त प्रांत और बिहार इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ये दो ऐसे प्रांत जहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे, इस तरीके की कोई कम्युनल चीजें नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उर्दू के स्थान पर, अंग्रेजों ने खुद उस समय उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रोत्साहन देना शुरू किया, और हिंदू को खुद, इन हिंदी को इन्होंने खुद राजभाषा के रूप में प्रोत्साहन दिया, और यह हवा देना शुरू किया कि इससे मुसलमानों का अहित होगा, हिंदुओं का हित बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो संयुक्त प्रांत में और बिहार में इन्होंने भाषा के आधार पर भी यहाँ के लोगों को, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का, और ये समझा जाए बेहतर तरीके से तो ये मुसलमानों को भी अपनी ओर या उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात नहीं करते थे, बस उनका एक तरीके से अपने राजनीतिक हित के लिए उनका वो यूज करते थे। जैसे कि संयुक्त प्रांत और बिहार में आप देख रहे हैं, यदि उनको मुसलमानों से उतना प्रिय होता तो फिर उर्दू जो राजभाषा बनने जा रहा था उसको हटाकर हिंदू को प्रोत्साहन, हिंदी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, और हिंदी को प्रोत्साहित करके यह हवा नहीं देते कि मुसलमानों का अहित होगा और हिंदुओं का हित। ये जानबूझकर इनकी चाल थी कि भारत के दो समुदाय आपस में लड़ें, कटे मरे, इससे हमारा क्या होगा, वर्चस्व बढ़ा रहेगा, यहाँ की राष्ट्रीयता कमजोर होगी, राष्ट्रवाद की भावना कमजोर होगी, और हमारा जो अपना साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य, वो काफी लंबे समय तक। तो ये हुआ। इसी प्रकार इन्होंने बंगाली वर्चस्व के नाम पर अन्य बंगाली, चूंकि सबसे पहले बंगालियों में एक तरीके से कहेंगे कि तो जुझारू राष्ट्रवाद है आधुनिक राष्ट्रवाद का, क्योंकि बंगाली उस समय ऐसा प्रांत था जहाँ पर ब्रिटिश काल का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, न्यायिक व्यवस्था थी वहाँ पर, फिर पत्रिका निकलते थे वहाँ से, प्रेस निकलते थे, सब कुछ वहाँ से निकल। बंगालियों में जाहिर सी बात है कि राष्ट्रवाद की भावना काफी तेजी। उस राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के लिए और बंगालियों को कमजोर करने के लिए बंगाली वर्चस्व के नाम पर इन्होंने प्रांतवाद को हवा दिया। बंगाली वर्चस्व के नाम पर, बंगाली वर्चस्व के नाम पर प्रांतवाद को बढ़ावा दिया, प्रांतवाद को बढ़ावा दिया, प्रांतवाद को बढ़ावा दिया। फिर इसी तरीके से इनके बांटो और राज करो की नीति का जो चौथा पांचवा पॉइंट हो जाएगा, जो आपको याद रखना है, 1905 में इसके द्वारा किया गया जो बंगाल विभाजन है, उस सबसे इसका
बेस्ट एग्जाम्पल है विभाजन करो और राज करो की नीति का। क्योंकि यह तो इन्होंने कहा था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक असुविधा के कारण उसका विभाजन किया। बात ऐसी नहीं थी, इसके बहुत डिटेल राजनीतिक कारण थे, उनके हित थे, इसलिए वो क्या करते थे कि बंगाल का विभाजन। यहाँ पे धर्म का आर लेकर ही तो बंगालियों को मूल बंगाल में कमजोर करना और मुसलमानों को अपना हितौसी दिखाना इनका उद्देश्य था, इसलिए इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन। फिर इसी तरीके से छठा पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्राह्मणों के खिलाफ अब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के खिलाफ अब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के खिलाफ अब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के खिलाफ अब्राह्मणों को तथा नीचे जाति को ऊपरी जाति के खिलाफ, नीचे जाति को ऊपरी ऊपरी जाति के खिलाफ इन्होंने लड़ाना शुरू किया था। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो 1932 में इन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, सांप्रदायिक पंचार्ट जिसको कहते हैं, कम्युनल अवार्ड। तो सांप्रदायिक पंचार्ट की घोषणा की थी। वो क्या था कि एक तरीके से दलितों को और हिंदुओं को एक दूसरे से अलग करने, दलित को भारतीय समाज से काट कर अलग करने की प्रक्रिया, भारतीय समाज को अंदर से खोखला करने की इनकी रणनीति का ये हिस्सा था। तो कुल मिला के इस एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने 6-7 एग्जाम्पल रखे हैं, से यह क्लियर स्पष्ट है और आपके विजन में क्लियर बैठ जाना चाहिए। तो भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ और उसका विकास हुआ के पीछे सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण जो था वो अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति थी। और यह जो बांटो और अंग्रेजों की जो बांटो और राज करो की नीति थी, यह जब से एक तरीके से आप कहेंगे कि इन्होंने 1757 में प्लासी को जीता, इसी समय से जो है सो इन्होंने बांटो और राज करो की नीति। और ये 1757 का प्लासी का बैटल भी आप देखेंगे धोखे से ही जीता था। वहां भी बांटो और राज करो, सिराजुद्दौला के जो उनके सेनापति थे, जो बंगाल का प्रभारी था, सबको घूस देकर अपने ओर बांट लिया उस तरीके से। तो 1757 से लेके 1947 तक इनकी ये पॉलिसी कंटिन्यू चलती रही जब तक कि भारत का विभाजन नहीं होगी। आगे चलकर कितना मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आगे चलकर जब 1900 आप देखेंगे कि जो भी संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई, आप देखेंगे खासकर जो 1935 के बाद हुआ, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव आया हो, चाहे वो क्रिप्स मिशन आया हो, चाहे बेवल प्रस्ताव आया हो, इन सबों में कुछ न कुछ इस तरीके से ये लोग लूप होल छोड़ देते थे ताकि मुस्लिम लीग उसको एक्सेप्ट ना करे। और मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं करेगी, संवैधानिक प्रगति आगे नहीं होगी, भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न भी आगे बढ़ता जाएगा और देश में सांप्रदायिक कलह और बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी ये तो आप जान लें कि ये ना तो मुसलमानों के हितौसी थे और न किसी भी भारतीय समाज के, किसी भी भारतीय समाज के अंग्रेज हितौसी में। जब इतिहास को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को आप 1757 से उठाइए और 1947 तक स्टेप बाय स्टेप जाते जाइए, और तब आपको दिखाई देगा कि किसी के हितौसी नहीं, अपने लालसा के लिए जब जिसका यूज हुआ इन्होंने किया। ऐसा नहीं था कि जब मान लीजिए कोई विद्रोह होता था तो अंग्रेज यदि मुसलमान इस विद्रोह में शामिल होते थे तो उनका दमन नहीं, बस ये करते थे दमन। ये सभी को समझने की, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट जो है ये है सांप्रदायिकता के उदय और विकास का कारण। दूसरा जो सांप्रदायिकता के उदय और विकास का कारण हो जाएगा, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो जाएगा सांप्रदायिकता के उदय और विकास का कारण सर सैयद अहमद खां और उन सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां और उनकी नीति। सर सैयद अहमद खां और उनकी क्या नीति, किस तरीके से इनके विचारों से सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला, वो जानने की। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सर सैयद अहमद खां जो थे एक शिक्षा शास्त्री थे और समाज सुधारक थे। शिक्षा शास्त्री और ये समाज सुधारक थे, शिक्षा शास्त्री और मुस्लिम समाज के समाज सुधारक थे, समाज सुधारक। ये ध्यान में रखने की, समाज सुधारक थे, पहला पॉइंट।
दूसरे पॉइंट में अपने प्रारंभिक समय में यह भी एक राष्ट्रवादी मुसलमान, प्रारंभिक जीवन में एक राष्ट्रवादी मुसलमान थे। इनके विचारों से आप जब पूरे इनके जीवन को पढ़ेंगे, यहाँ पर उतना बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम लोग प्रॉपर सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ रहे हैं। एक राष्ट्रवादी मुसलमान थे अपने जीवन के प्रारंभिक दौर। ये चीज़ें मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, जब आप जिन्ना के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे तो बड़ा ही दिलचस्प है उनका। जिन्ना भी अपने प्रारंभिक समय में एक राष्ट्रवादी मुसलमान, धीरे धीरे उनका कन्वर्जन जो है एक सांप्रदायिक में हुआ था। तो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, लेकिन धीरे धीरे इनका विचार जो है वो बदलते, धीरे 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 इनका विचार बदलते गया। और धीरे धीरे जो इनका विचार बदलते गए, इसके कई सारे कारण थे बदलते गए। कुछ परिस्थितियां कुछ थी, कुछ अंग्रेजों की नीति थी के कारण, और किसी इनके अपने पर्सनल विचार भी थे। तो इनके विचार बदलने के तीन कारण हो गए। एक तो अंग्रेजों की जो नीति थी अपनी ओर आकर्षित करने की, अंग्रेजों की नीति एक। दूसरी इनकी मान्यता जो थी, तो मान्यता थी वो क्या थी, तो वो आप देखेंगे इनकी मान्यता। और कुछ जो परिस्थितियां थी उस समय की, वो भी कन्वर्जन के लिए उत्तरदायी थी। तो अंग्रेजों की जो बांटो और राज्य करो की नीति और मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करो, वो इनकी जो मान्यता थी, तो सबसे पहला कि इनकी पहली मान्यता थी कि मुसलमान अंग्रेजों के संरक्षण में ही प्रगति कर सकते, मुसलमान अंग्रेजों के संरक्षण में ही प्रगति कर, अंग्रेजों के संरक्षण में प्रगति कर सकते, ये इन अपनी मान्यता, रक्षण में प्रगति कर सकते। इसका अर्थ यही हुआ कि भारत में मुसलमानों के विकास के लिए अंग्रेजी शासन जरूरी है, ये इनके दिलो दिमाग में बैठ गया था। दूसरा इनका 1880 के दशक से, जब से कांग्रेस की स्थापना होगी और उसके बाद से क्या है कि 1880 के दशक से ये कहने लगे कि हिंदू और मुसलमानों के हित समान नहीं, और मुसलमानों के हित समान नहीं, मुसलमानों के हित समान नहीं है, हित समान नहीं, यानी कि आप समझ रहे हैं जो परिभाषा दिया था वहां से समान नहीं है, ये कहने लगे। और जब हिंदू और मुसलमानों के हित समान नहीं, तो आप प्रॉपर सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, इसमें शक नहीं है। अंग्रेजों के संरक्षण में प्रगति कर सकते हैं, इनका ये विश्वास था। तो आप भारत में अंग्रेजी शासन प्रणाली का स्थायित्व चाहते, इसका अर्थ यही निकलता है। तीसरा जो की मान्यताएं थी कि ब्रिटिश शासक के प्रति इन्होंने पूर्ण भक्ति दिखाया। जैसे मैंने पहला तीसरे पॉइंट को लिंक कर देंगे, ब्रिटिश शासक के प्रति शासक के प्रति शासक के प्रति भक्ति भाव इनका रहता था, भक्ति भाव रहता था एक तरीके से, यानी कि उसका आदर सम्मान करना, ये भक्तिपूर्ण उपदेश देते थे। और सबसे पहला कि और चौथा पॉइंट कि जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, तो इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर, बनारस के राजा बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर, बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर कांग्रेस विरोधी संस्था का गठन किया। शिव प्रसाद के साथ मिलकर कांग्रेस विरोधी संस्था, मिलकर कांग्रेस विरोधी संगठन बनाना शुरू किया, कांग्रेस विरोधी संगठन और प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से ये कांग्रेस विरोधी और कांग्रेस की जो जितनी बातें होती थी उनकी आलोचना करना, ये सब। चौथा, पांचवा इनका उपदेश होता था, इन्होंने उपदेश दिया, मुसलमानों के कहने लगे, मुसलमानों से आह्वान किया कि आप कांग्रेस से दूर रहो, मुसलमानों से कहा कहा कि कांग्रेस से दूर रहें, मुसलमानों से कहा कि कांग्रेस से दूर रहें। सब एक दूसरे का पूरा का स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों के संरक्षण में प्रगति है, तो अंग्रेज कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कि यहाँ अंग्रेज रहे, तो जाहिर सी बात है कि ये मुसलमानों से कहेंगे कि आप अंग्रेजों के समर्थक रहिए और कांग्रेस से दूरी बनाते जाए। और सबसे प्रमुख बात जो इन्होंने कहा कि छठा पॉइंट कि मुसलमान यहाँ पर क्या है, अल्पसंख्यक है। भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो एक तरीके से डर है, पहले से ही चला रहा था। इनका कहना था
कि यहाँ पर मुसलमान जो है वो क्या है, अल्पसंख्यक। और दूसरा इन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंदू जो है भारत में वो क्या है, बहुसंख्यक है। तो फिर इन्होंने तीसरा जो अब आगे देखेंगे अंग्रेजों के संरक्षण में और उसके शासन की कैसे वकालत करते हैं। इन्होंने कहा कि चूंकि मुसलमान यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं और हिंदू यहाँ के बहुसंख्यक हैं, यदि अंग्रेजों का प्रशासन यहाँ से खत्म हो जाता है तो हिंदू बहुसंख्यक अल्पसंख्यक मुसलमानों को दबाएंगे, इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश शासन रहना मुसलमानों के लिए ही बेहतर है। तो इस तरीके से ब्रिटिश शासन के प्रति इन्होंने पूर्ण भक्ति दिखाई। जो पहले कभी हिंदू और मुसलमान को देश की दो आंख, एक देश का दो आंख बोलते थे ये सर सैयद अहमद खां, उन्होंने धीरे धीरे अपना जो मैंने कहा एक शिक्षा शास्त्री थे, कुरान का इन्होंने अनुवाद किया था, समाज सुधारक थे, राष्ट्रवादी थे, हिंदू और मुसलमान को देश की दो आंख मानते थे। धीरे धीरे ये कन्वर्जन होते, कुछ अंग्रेजों की नीति के लिए उत्तरदायी, कुछ की अपनी जो मान्यता जिनका पर्सनल सोच था, वो क्या सोच था, सलमान अंग्रेजों के संरक्षण में प्रगति कर सकता है। 1880 के बाद सोचना शुरू कर दिया इन्होंने कि हिंदू और मुसलमानों के हित समान नहीं अर्थात अलग अलग हैं, और जब अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि वो रह नहीं सकते एक जगह, इसका सीधा शर्त है। फिर ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भाव उपदेशात्मक शैली इनकी आ गई। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर कांग्रेस विरोधी संगठन, फिर इन्होंने यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन यानी कि ब्रिटिश भारतीय राजभक्त सभा का भी गठन किया था कांग्रेस का विरोध करने के लिए और अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए। फिर मुसलमानों को अंग्रेजों के साथ रहने के लिए और कांग्रेस से दूर रहने का सुझाव दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सांप्रदायिक बातें निकल कर आती है कि मुसलमान यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू यहाँ के बहुसंख्यक हैं। यदि अंग्रेजों का प्रशासन यहाँ से समाप्त हो जाता है, बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक मुसलमानों को दबाएंगे, दमन करेंगे। ये स्थिति आज भी भारत में है। इसी का भय डर आज भी भारत को सता रहा है और भारत को अंदर से तो खोखला बना। तो दूसरा कारण ये। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगा, अगले लेक्चर में मैं और लेकर आऊंगा। लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जो भी आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, धर्म संप्रदाय जाति से सभी उठकर, मैं इतिहास का निष्पक्ष मूल्यांकन करता हूँ। और आप मेरे तर्कों से भी समझ सकते हैं कि मैं बिना एक भी बात बिना तर्क के ऊपर, बिना तर्क के इतर रखता नहीं हूँ। तो बिल्कुल जाति धर्म देश से ऊपर उठ के एक एक आईएएस एस्पिरेंट के रूप में केवल इस लेक्चर को देखना है। और इस पर आधारित एक और लेक्चर होगा जिसमें काफी लंबा, वो 2 घंटे का सेशन होगा। आप उसको देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो ये टॉपिक है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट दूंगा इस टॉपिक पर कि आप भी कहेंगे कि हाँ ये मॉडर्न स्पीकर कितना अच्छा टॉपिक था जो अभी तक आपके पहुंच से बाहर था। तो आप टॉपिक में देखिए, वॉच कीजिए। और आगे इसमें और तब इस पर आधारित हम प्रश्न भी पीटी का भी लाएंगे आपके लिए, मेंस का भी लाएंगे इस पर प्रश्न। पहले इस टॉपिक को क्लियर होने देते हैं। आज तो दो ही सेक्शन आपने देखा कि सांप्रदायिकता का इंट्रोडक्शन दिया आपका कि परिचय या कैसे लिखना आपको मेंस, विचारधारा की उत्पत्ति कैसे हुई है आपको बताया, कैसे है 3 चरण, फिर 2 पॉइंट बताया सांप्रदायिकता को देख, और 10-12 पॉइंट बताएंगे। और अभी तो शुरुआत हुई, आप 1880 के दशक में 1947 तक जाना है, ऐसे ही डिस्कशन कर। तो 1880 से यात्रा होगी 1947 तक, देश के डिवीजन तक। लंबा है, पैसेंस होकर देखना है, सुनना है, समझना है, आप डेवलप करते जाइएगा। फिर से एक बार कहूँगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस वीडियो को देख। तो इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आप या आपके दोस्तों में से कोई अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन यदि लेना चाहता है तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है। और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त होगा। यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन 72,000 का है प्लस कोर्स का। मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो यहाँ 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप जीएस का दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो 12 मंथ का है 70,500 का है। यहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है 62,550 में आप प्राप्त। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है।
मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। अब 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 95,300 में प्राप्त कर लेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये चारों आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स में मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। साथ ही आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन कम्बो पैक के रूप में ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 है, और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और ज्योग्राफी का मैंने ऑप्शनल पेपर का क्लास शुरू किया है, 2 PM इसकी टाइमिंग है। ओरिएंटेशन क्लास केवल इसका हुआ है, एक ओरिएंटेशन लेक्चर आज कल भी होगा, तो आप कल भी 2 PM में आकर आप इसको देखेंगे। कल आपके लिए आज हो जाएगा, तो आप इसको देखेंगे, और 2 PM यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लास होगी। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट आपके पास में लेकर आऊँगा। तो सभी को थैंक्स है, धन्यवाद।